बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम नाजरीन को। तो मैं हूँ मिलिशा और आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाली हूँ बाबर आजम का स्कैंडल जो कि उनकी गर्लफ्रेंड हमीज़ा मुख्तार के साथ था। तो इस दफ़ा हमीज़ा मुख्तार अपनी एक नई फॉर्म में आई हैं और ये फॉर्म तो ऐसी है कि वाकई इसके बारे में सोचना बनता है कि इस बारे में सोचा जाए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जहाँ तक आपको जो बातें बताई वहाँ पे तो मैं खुद भी ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि लड़का बाबर आजम ने सही बोला है, बाबर आजम सही है या फिर वो लड़की सही है, और यकीन नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस दफ़ा जो हमीज़ा मुख्तार है उन्होंने कुरान पाक का हलफ उठाया है और ये कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है कि कुरान पाक का हलफ उठाकर उन्होंने जो भी बातें की, और बातें क्या, इस दफ़ा हलफ उठाने के बाद उन्होंने मज़ीद इल्ज़ामात जो थे वो बाबर आजम पर लगाए। और हलफ उठाते हुए उन्होंने ये भी साथ में कहा कि मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं जो कहूँगी वो सच कहूँगी, और कुरान पाक पे हलफ उठाकर उसका हलफ उठाकर मैं सच बोल रही हूँ। और मैं इस दुनिया में तो झूठ बोल के बच सकती हूँ, लेकिन इसके बाद की दुनिया में यानी आखिरत में मैं झूठ बोल के बच नहीं सकती। तो मुझे पता है इनके इस बयान के बाद ये सोचा जा सकता है कि उन्होंने जो किया वो सोच समझ के किया और बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। और अभी तक नहीं जानती मैं ये सच है ये झूठ है, लेकिन जो भी है ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और इस स्टेप के बाद वाकई ही और ही ज़्यादा दिल दहल गया है कि हकीकत है क्या। तो इस दफ़ा हमीज़ा मुख्तार ने बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं और इस दफ़ा हमीज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीदी सवालात भी उठाए गए हैं कि अगर वो इतने साल पहले 14 साल की थी तो वो घर से भागी क्यों, वो उनकी तरफ इतना अट्रैक्ट हुई क्यों, उन्होंने अपने घर वालों की अपनी इज़्ज़त का ख्याल क्यों नहीं किया, वो इस तरह से वर्गलाई क्यों गई और अपनी इज़्ज़त का बिना सोचे वो वहाँ से भाग गई। और जो भी है ऐसे मामलात में फिर ऐसे तनकीदी सवालात का तो सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी उन्हें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही जवाब है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पे यकीन कर गई थी वो मुझसे शादी करेगा, जो कि उसने नहीं की। तो शुरू में वो मुझे वर्गला कर ले गया था और मुझे कहा था कि मुझसे शादी करेगा, कोर्ट मैरिज करेगा, लेकिन बाद में मेरा उसके साथ रहना मजबूरी बन गया था। ये उनके अल्फाज हैं। और उसके अलावा वो बता रही थी कि उनके बयान के मुताबिक हमीज़ा मुख्तार और बाबर आजम एक ही स्कूल के एक ही मोहल्ले के थे और उनके आसपास के जो मोहल्ले के लोग हैं और स्कूल टीचर्स हैं या स्कूल फेलोज़ हैं वो सब जानते हैं कि ये दोनों एक साथ पढ़ते थे और इनके आपस में ताल्लुकात थे। उसके अलावा ये 14 साल की थी और वो 17-18 के थे और इन दोनों में प्यार मोहब्बत वाला सीन स्टार्ट हुआ और इन्होंने एक दूसरे के घर में बात भी की और दोनों के घर वालों ने जवाब दे दिया। और हमीज़ा का कहना है कि मेरे घर वालों ने इसलिए जवाब दिया क्योंकि बाबर आजम तब कुछ करता नहीं था, पढ़ता भी नहीं था, उसने अपनी स्टडीज़ भी छोड़ दी थी, कुछ करता नहीं था, तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया था। उसके बाद हमने बाहमी मशावरत के बाद ये सोचा था कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे और बाबर आजम उन्हें घर से भगा के ले गए। और भागते वक्त हमीज़ा मुख्तार ने अपनी वालिदा की कुछ सोने की जो चीज़ें थी वो चुरा ली थी, जिनकी मालियत उस वक्त में 2-2.5 लाख थी। और आज के ज़माने में तो खैर वो काफ़ी महंगी होंगी, लेकिन उस वक्त में वो सोना चुरा कर लेके गई थी बाबर आजम के साथ। और बाद में बाबर आजम ने उन्हें अपने दोस्त के घर में 2-3 दिन के लिए रखा, उसके बाद किराए के घर में ले गए, लेकिन शादी नहीं की। और अब उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, मतलब वो अपने आप को इस मामले में कोई कसूरवार नहीं ठहराती। वो कहती हैं कि मैं मोहब्बत करती थी, मुझे झांसा दिया गया शादी का, लेकिन शादी नहीं की गई, और जब मैं उसके पास चली गई तो फिर मेरा वहाँ पे रहना मजबूरी बन गया क्योंकि मेरे पीछे आगे पीछे का कोई रास्ता नहीं था, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, मैं जो थी बाबर के साथ थी, तो मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो बाबर ने मुझसे कहा। उसके अलावा ये कि अब इस दफ़ा उन्होंने इस चीज़ का भी इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने अपनी 12 लाख की गाड़ी बेच कर बाबर आजम को 12 लाख रुपए दिए थे और लास्ट टाइम उन्होंने बस ये 12 लाख दिए थे। हमीज़ा मुख्तार ने अपनी 12 लाख की गाड़ी बेचकर वो पैसे जो माली रकम थी वो बाबर आजम को दी और हमीज़ा मुख्तार के कहने के मुताबिक वो रकम वसूल करने के बाद ही बाबर आजम का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। 2-3 दिन बाद उनका रवैया बिल्कुल ही ज़्यादा बदल चुका था और काफ़ी रूड बिहेवियर हो गया था। उसके बाद हमीज़ा ने कहा कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अब ये मेरे साथ कोई हरकत करेगा, अब इसका जो तेवर है या मिजाज है वो बदल रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बाबर आजम ने मुझे बहुत मारा और बहुत ज़्यादा पीटा है। और
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आईफोन भी मैं बाबर आजम को देती थी। आईफोन सीरीज़ 4 से लेकर 8+ तक उन्होंने जो भी इस दौरान मॉडल, जो भी न्यू मॉडल आता रहा, उन्होंने बाबर आजम को गिफ्ट किया है। और यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि वो एक हमीज़ा मुख्तार जो एक छोटी सी कम उम्र लड़की थी और अपने घर से भाग कर चली गई थी और घर वालों का भी कोई सपोर्ट नहीं था, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, तो उसने कैसे एक सैलून खोल लिया और सैलून खोलने के बाद उसकी इतनी ज़्यादा कमाई स्टार्ट हो गई कि वो अपने बॉयफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट कर रही है। तो यहाँ पे ज़रा सा सवाल जो है दिमाग में पैदा होता है कि आखिर ये सीन है क्या। तो बकौल उनके जो उन्होंने इस बात की क्लैरिफिकेशन की है वो ये है कि उन्होंने और जो जेवर लेके घर से भागी थी, फिर उन्होंने सैलून स्टार्ट किया और सैलून स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली उनके कहने के मुताबिक कि जो मेहनत करते हैं वो तरक्की भी हासिल करते हैं। तो उन्होंने मेहनत की, उन्हें तरक्की मिली और एक दिन में वो 20-20, 25 और 30 हज़ार कमाती थी अपनी मेहनत से, जिसके जो सारे पैसे थे वो बाबर आजम पे लगा रही थी, खुशी से लगा रही थी क्योंकि वो उन्हें सपोर्ट करना चाहती थी। तो अब मामला ये आता है कि जहाँ पे हमीज़ा मुख्तार का ये जो स्कैंडल है बहुत बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, तो वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमीज़ा मुख्तार के बारे में सोच रहे थे कि शायद वो सच बोल रही हो, और कुछ बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो शोहरत हासिल करने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए एक सस्ता एक्ट कर रही हैं। लेकिन खैर इस वक्त जो है वो बहुत तहलका मच चुका है उनके कुरान पाक का हलफ उठाने के बाद। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम बन रहा होता है या जो वो कामयाबी की सीढ़ी पर जा रहे होते हैं तो उनका नाम ख़राब कर दिया जाता है, क्योंकि इंडिया में एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं विराट कोहली, और पाकिस्तान में जब जब किसी को कोई नाम मिलता है तो कहा जाता है कोई रॉ की कंपनी है, कोई अंडरवर्ल्ड, कोई सीन चल रहा है कि जो भी क्रिकेटर का नाम बनता है उसकी जो है सारी रेपुटेशन ख़त्म कर दी जाती है, करियर ख़त्म कर दिया जाता है और उसको मतलब सीरियसली उसका पत्ता ही काट दिया जाता है। तो बाबर आजम के लिए भी लोगों का यही मानना है कि बाबर आजम के लिए भी कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, और इवन के लोगों को ये भी लगता है कि हमीज़ा मुख्तार के पीछे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जो इन पर इन्वेस्ट कर रहा है सिर्फ इसलिए कि बाबर आजम का करियर वो तबाह कर सके। लेकिन खैर सारी बातों और जितने भी सवालात हैं उन सब पे एक फुल स्टॉप लग जाता है, बहुत मेजर फुल स्टॉप लगता है जब बात आती है कि उन्होंने कुरान पाक का हलफ उठा लिया। ये बात ऐसी है जहाँ पे बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि इन मामलात में बिल्कुल भी कुरान पाक को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए। मतलब जो भी मामलात होते हैं, अगर छोटा सा भी कोई मामला हो तो कोई नहीं चाहता कि हम झूठे साबित हो जाएं किसी के सामने, और ये तो पूरा मुल्क है, पूरी कौम है जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि आखिर सच्चा है कौन। तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन कुरान पाक को बीच में लाना बिल्कुल भी मैं सही नहीं मानती। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एक नाम नहीं मेंशन करूँगी, हमारे यहाँ पे एक शोबिस से रिलेटेड एक अदाकार थे जिन्होंने अहलिया ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये मुझे बहुत मारते पीटते हैं, मुझ पर जुल्म करते हैं, और इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने कुरान पाक का हलफ उठाया था, और उसके अगले दिन ही उस अदाकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान पाक का हलफ उठा लिया कि वो औरत झूठ बोल रही है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हम यकीन किस पे करें। मतलब उसने भी कुरान पाक का हलफ उठाया, और उसने भी, जब कुरान पाक का हलफ उठा लिया जाता है तो जो एक इंसान है, जो ईमानदार है, जिस मुसलमान का ईमान जिंदा है, वो आंखें बंद करके उसकी बात पे यकीन करता है, क्योंकि बात आ जाती है कुरान पर। उसका फैसला फिर अल्लाह पर है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं। और मेरा ख्याल है कि कोई आम इंसान जो झूठ बोल रहा हो वो कभी भी, जितना भी वो बड़ा झूठा हो, जितना भी बड़ा गुनहगार हो, अगर उसके दिल में ज़रा भी ईमान होगा तो किसी झूठ पे कुरान पाक का हलफ नहीं उठा सकता। लेकिन जिसकी एग्जाम्पल मैंने अभी कोट की है उनके साथ ऐसे हुआ था, दोनों ने कुरान पाक उठाया था। तो ऐसे मामले में फिर ज़रा सा दिल भी नहीं मानता कि किसकी सुनी जाए और किसकी नहीं। तो उस मामले को देखते हुए इस मामले का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हमीज़ा बेगम है इन्होंने अपनी तरफ से कुरान पाक का हलफ उठा लिया है, और अभी तक जो भी तनकीदी सवालात थे वो तो हैं, लेकिन एक जगह पे आके फुल स्टॉप लग रहा है उनकी इस हरकत के बाद। बाकी बाबर आजम की बात रही तो बाबर आजम की तरफ से इससे रिलेटेड कोई बयान नहीं दिया गया। तो अब पूरी कौम बाबर आजम के जवाब की बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही है कि वो क्या रिस्पॉन्स करेंगे, और उन्हें रिस्पॉन्स करना भी चाहिए। तो ये तो रही मेरी बात।
मुझे ऐसा लगता है कि ये कुरान पाक का हलफ नहीं उठाना चाहिए था, और अभी भी ये मामला जो है वो क्लियर कट नहीं हुआ कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। तो ये तो मेरी अपनी ओपिनियन थी, बाकी मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन सच बोल रहा होगा, और क्या ये कुरान पाक उठाना ठीक है इस मामलात पे, जबकि पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है। तो अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसके बाद मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़।